युगों के विकास की कहानी को आधार और आकार जब भी मिला है, इस युवा वर्ग के जोशो खरोश से भरे प्रयासों से ही मिला है। युगों के मील स्तंभ गाड़ने वाले हाथ सदा से युवा हाथ ही रहे हैं। नमस्कार, मैं हूं नीलम और आप देख रहे हैं STV न्यूज का खास कार्यक्रम जिंदगी लाइव। कहते हैं देश का भविष्य हमारी युवा पीढ़ी है, लेकिन आज के युवा किस दिशा में जा रहे हैं? व्यवहारों में क्यों इतना परिवर्तन आ रहा है? क्यों परिवारों में दूरियां बढ़ती जा रही हैं? सोशल मीडिया किस तरह युवा पीढ़ी पर हावी हो रहा है? कोविड-19 के बाद युवाओं की सोच में किस तरह के परिवर्तन देखने को मिल रहे हैं? ऐसे ही कुछ मुद्दों पर आज हम चर्चा करने वाले हैं कार्यक्रम जिंदगी लाइव में, क्योंकि आज हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं डॉक्टर कुमकुम कपूर। डॉक्टर कपूर ने राजनीति विज्ञान में और हिंदी भाषा में MA किया है, PhD LLB हैं। कॉलेज एजुकेशन की पूर्व प्राचार्य पद से सेवानिवृत्त होने के बाद पूरा समय विभिन्न सामाजिक संस्थाओं में अपनी सक्रिय भागीदारी निभा रही हैं। कुमकुम मैम, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे स्टूडियो में। कैसे हैं आप? धन्यवाद नीलम जी, बहुत बढ़िया। और आपसे मिलकर के तो और भी बढ़िया हो गया। मैम, आप सेवानिवृत्ति के बाद बहुत सारा टाइम भारत विकास परिषद को दे रहे हैं। तो मैम, एक बार हमारे दर्शकों को ये बताएंगे कि आखिर क्या है ये भारत विकास परिषद और क्या काम रहता है इसका? नीलम जी, सेवानिवृत्ति से पहले ही जी मेरी इच्छा ये थी कि मुझे सेवानिवृत्ति के बाद खाली नहीं बैठना है, जी तो किस संस्था को या किसी ऐसी जगह को ज्वाइन किया जाए जहाँ मैं अपने अनुभवों का भी कुछ ना कुछ योगदान दे सकूं और कुछ मुझे भी रचनात्मक करने को मिले। बिल्कुल। तो भारत विकास परिषद एक ऐसी संस्था है जिसका परिचय मुझे मेरे ही जो सीनियर कलीग्स थे, डॉक्टर GD माथुर और श्रीमती लक्ष्मी माथुर, उनसे मुझे परिचय मिला था। और तब मुझे बहुत अच्छा लगा था कि ये एक ऐसी संस्था है जिसका जो राजनीतिक नहीं है, अराजनैतिक है, सामाजिक सांस्कृतिक सरोकार है इसका। और इस संस्था में अकादमिक तरीके से भी और उसके माध्यम से सांस्कृतिक के साथ साथ हम बच्चों में और युवाओं में एक राष्ट्रीयता का भी समावेश कर सकें, उनको राष्ट्रीयता और समाज में जो संस्कार और जो मूल्य हैं वो उन तक हम प्रेषित कर सके। तो इसलिए मैंने इस संस्था को ज्वाइन किया। जी, आपने बहुत अच्छी बात कही है कि जो हमारे मूल्य हैं वो हम युवाओं तक पहुंचाते हैं। लेकिन इन दिनों जो चीज़ देखने में आ रही है कि पुरानी पीढ़ी और नई पीढ़ी के बीच में, मुझे इन दिनों नहीं कहना चाहिए बल्कि ये हमेशा का ही एक प्रॉब्लम रही है कि जो सामंजस्य है वो नहीं बैठ पाता है। तो कैसे इस जनरेशन गैप को कम किया जाए, कुछ हमारे दर्शकों को इसके बारे में बताइए। नीलम जी, सबसे बड़ी बात तो ये कि युवा वर्ग को इस समय आप रिप्रेजेंट कर रही हो जी, और बुजुर्ग वर्ग को मैं रिप्रेजेंट कर रही हूँ, तो हम दोनों में भी इस समय सामंजस्य समन्वय है, जब भी बैठे हुए हैं दोनों जने। असल में क्या है कि जनरेशन गैप एक ऐसा शब्द है जो गढ़ दिया गया और जिसको हम जनरेशन गैप कह करके युवा वर्ग में और अनुभवी वर्ग में हम एक दूरी ला रहे हैं। ये उचित नहीं है। असली बात तो ये है कि अगर हम जो 3 अवस्थाएं हैं व्यक्ति की, एक बाल्यावस्था, युवावस्था और अधेड़ अवस्था, बुजुर्ग अवस्था, आप कुछ भी कह लें, यदि इसमें से हम युवावस्था को हटा दें तो क्या बचा? बाल्यकाल बचा और या बुढ़ापा बचा। बिल्कुल। तो फिर विकास होगा कैसे? तो युवा वर्ग तो बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन अगर हम केवल युवाओं पर ही सब कुछ छोड़ दें जी, तो अनुभव की डोर अगर उनके हाथ से छूट गई तो वो अपने जोश में कहाँ चले जाएंगे, ये भी समाज के लिए बहुत दुखदाई होगा। तो वस्तुतः क्या है, जनरेशन गैप तो नहीं है, पर हाँ दोनों वर्गों में एक प्रकार का ईगो है, एक अहम है जो शायद टकराता है। शायद दोनों झुकना ही नहीं चाहते। नहीं, झुकना भी चाहे तो उनको उनका जो अंदर का एक ईगो है वो उनको झुकने नहीं देता जी। मैं ये कहती हूँ, युवा वर्ग समझता है कि इनका अनुभव सही है, ये सही बोल रहे हैं, और बुजुर्ग को ये भी लगता है कि हाँ युवा भी इस समय जोश में है, उसमें रचनात्मकता है, उसमें जोश है, वो कर सकता है।
लेकिन फिर भी दोनों के अहम कहीं कहीं पर टकरा जाते हैं। मतलब वो मानते हैं एक दूसरे की शक्ति को, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं एक टकराहट आती है। तो ये टकराहट दूर हो सकती है यदि दोनों पक्ष इस बात को समझ सकें, युवा वर्ग इस पक्ष को समझ सके कि उसमें जोश है, रचनात्मकता है, सक्रियता है, लेकिन फिर भी अनुभव की लाठी के बिना, अनुभव के सहारे के बिना यदि वो बढ़ेगा तो अंधेरे में हाथ मारने जैसा हो जाएगा। तो यदि उसको पहले ही अनुभव मिलता है तो उस अनुभव के आधार पर वो अगर आगे बढ़ेगा तो निश्चित तौर पर ज्यादा विकास कर सकेगा। तो दोनों में एक अहम का आपसी संघर्ष है, अहम टूट जाए तो संघर्ष है, दोनों में अहम की प्रतिस्पर्धा है। बाकी इसको हम जनरेशन गैप नहीं कह सकते। कारण एक बात तो और भी है नीलम जी, जो भी बुजुर्ग वर्ग है, क्या वो किसी जमाने में युवा नहीं था? बिल्कुल। स्वतंत्रता आंदोलन जिस समय हुआ तो किनके कंधों पे हुआ? युवाओं के कंधों। ये जितने राजनेता हैं ये क्या उस समय युवा नहीं थे? बिल्कुल सही है। और ये जो युवा अपने आप को कहते हैं, इनमें से बहुत से हो सकता है पैदा ही नहीं हुए हो, और बहुत से हो सकता है उन्होंने छोटे छोटे रहे हो। तो बुजुर्ग भी कभी युवा थे, उन्होंने ही विकास करा है, उन्होंने ही इस नए भारत की एक नींव रखी है, इस नए भारत को गढ़ा है। अब उस नए भारत को गढ़ा है तो अब युवा वर्ग का काम है एक अच्छे कुशल कारीगर की तरह से उस पूरी की पूरी योजना को अब वो आगे ले जाए, गढ़ाए। आप एनसीसी में मेजर पद पर रहे हैं, जीडी कॉलेज में, अलवर के गौरी देवी कॉलेज में भी आपने एक अलग पहचान बनाई है और वहाँ की छात्राओं को अनुशासित करने में आपने बहुत अहम रोल निभाया है इसका। अगर हम आज के माहौल में देखते हैं तो युवा वर्ग जो है वो बहुत सारे, हम जैसे बात भी कर रहे हैं, वो जो मूल्य हैं हमारे समाज के उन सबको दरकिनार करके एक अलग ही रास्ते पर चला जा रहा है। और इसमें लिव इन रिलेशनशिप जो है उसको लेकर आप क्या देखते हैं? युवाओं में जिस तरह की ये चलन बढ़ता चला जा रहा है। मैं इसमें एक बात नीलम जी जोड़ना चाहूँगी। पहली बात तो ये कि आपने मेरे लिए जिन सम्मानपूर्वक शब्दों का प्रयोग किया उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अनुशासन हर जगह आवश्यक है, केवल युवा वर्ग में नहीं। युवा वर्ग तो अनुसरण करता है जो वो सामने देखता है। अनुशासन की कमी केवल युवा वर्ग में ही नहीं है। आज की परिस्थिति ये कहती है कि बड़े बड़े राजनेताओं में, बड़े बड़े लोगों में भी, जिनको आप बुजुर्ग कह लें, अधेड़ कह लें, सीनियर सिटीजन कह लें, उनमें भी आज अनुशासन की कमी नजर आ रही है। तो युवाओं को भी ये दिख रहा है, वो उसी का अनुसरण करते हैं। और दूसरी बात जी, क्या लगता है कि जैसे परिवार का जो एटमॉस्फेयर है या स्कूल कॉलेजेस जो हैं, इनकी क्या भूमिका? मैं उसी पर आ रही थी भी कि ये जो कुछ हो रहा है, जो वो सामने देख रहे हैं, समाज में देख रहे हैं, मैं कहने की आवश्यकता नहीं। आज राजनीति का क्या हाल है, हम क्या देख रहे हैं, राजनीतिक पटल पर क्या हो रहा है समाज में, और वही का वही समाज पे दुष्प्रभाव पड़ रहा है और वही युवा वर्ग पर पड़ रहा है। एक बात है, युवा वर्ग को इस समय दिशाहीनता इसलिए लग रही है, आर्थिक दृष्टि से वो अपने को कमजोर पा रहा है। बहुत कारण है, इसके ऊपर तो आप अलग से भी अगर एक डिस्कशन रखें तो उसमें भी बहुत लंबा समय लग जाएगा, इसलिए मैं ज़्यादा बात नहीं करूंगी। लेकिन आर्थिक दृष्टि से वो कमज़ोर हो रहा है, बेरोजगारी उसके सामने है, परिवार टूट रहे हैं, छोटे छोटे परिवार बन गए हैं, उनके पास समय नहीं है अपने परिवार और अपने बच्चों को आगे ले जाने का। महत्वाकांक्षाएं दिन पर दिन बढ़ती जा रही हैं, आर्थिक दृष्टि से सब चीज़ें उपलब्ध हैं, वो EMI के नाम पर सबको प्रलोभन मिल रहा है। नतीजा ये है कि आज वो हर चीज को अपने मतलब आसमान मुट्ठी में ले लेना चाहता है। उसकी मुट्ठी चाहे उतनी बड़ी नहीं, लेकिन वो चाहता है आसमान मुट्ठी में आ जाए। इसने सारी की सारी स्थितियां विकृत की हैं और वो ये भी देखता है, उसके सामने उदाहरण है, बड़े बड़े अफसर, बड़े बड़े राजनेता, वो चाहे महिलाएं हो IAS, चाहे पुरुष हो IPS, चाहे राजनेताओं में मंत्री पद हो, कोई भी हो, सब जगह वो यही देख रहा है, ये कुछ हो रहा है और उसका कोई नतीजा हमारे सामने नहीं आ रहा है। इसलिए इसमें सबसे बड़ी ये बहुत सारी त्रासदी है, इसको हमें रोकना पड़ेगा। परिवार की भूमिका है, क्योंकि परिवार को हम प्राथमिक पाठशाला कहते हैं। माँ की गोद से संस्कार आरंभ होता है। अगर माँ के पास समय नहीं है तो संस्कार कहाँ से आएंगे? उसका कारण है परिवार टूट रहे हैं। संयुक्त परिवार थे पहले, परिवार में सब मिलकर के सारी व्यवस्थाएं करते थे, संस्कारों का मूल्य
जो आप संस्कार के मूल्य कह लीजिए, आप सामाजिक कह लीजिए, सांस्कृतिक कह लीजिए, राष्ट्रीय, सब मिलजुल के, और वो मूल्यों को एक दूसरे में संचारित करते थे। आज छोटे छोटे एकल परिवार हैं, वो दोनों कमा रहे हैं, उनके पास समय नहीं है, अपने बच्चों की, इसलिए टूट रहा है। और इसलिए परिवार की भूमिका ये है कि वो कुछ भी करें, अपने परिवार की आर्थिक आवश्यकताओं को पूरा करें, लेकिन बच्चों की संस्कारों के कीमत पर नहीं, उसके मूल्य पर नहीं। स्कूल और कॉलेज, यहाँ मैं एक बात कहूँ, हो सकता है आपको या श्रोताओं को मेरी बात पसंद नहीं आए, मैं क्योंकि कॉलेज बैकग्राउंड से ही हूँ। स्कूल और कॉलेजेस में यूनियन के इलेक्शन हुआ करते थे। कुछ समय ऐसा था जब इलेक्शन बंद हो गए थे और नॉमिनेशन होने शुरू हो गए थे, तो कॉलेजेस में, विश्वविद्यालयों में शांति रहती थी। क्यों? उनका मनोनयन होता था, उसके लिए क्राइटेरिया बनता था, बाकायदे कमेटी होती थी, और उनके मनोनयन के लिए कुछ मापदंड तय थे। लेकिन ये जो चुनाव पुनः आरंभ हुए, ये वस्तुतः राजनीति का प्रत्यक्ष हस्तक्षेप हो गया कॉलेजेस में और यूनिवर्सिटीज में। और राजनीतिक दलों को ये कॉलेज और विश्वविद्यालय एक ऐसे कारखाना मिल गया है जहां पर वो अपने अनुगामी, अपने युवाओं, नेताओं के नाम पर तैयार करते हैं, उन्हें प्रलोभन देते हैं और उनको अपनी पूरी की पूरी मत, क्योंकि 18 साल की उम्र हो गई अब वोट देने की, पूरी की पूरी एक बटालियन उनको वहां मिल जाती है अपने मत देने के लिए, चुनाव का प्रचार करने के लिए। नतीजा ये हो रहा है कॉलेजेस में, और अब ये चीज धीरे धीरे स्कूलों की तरफ बढ़ रही है, क्योंकि वो लोग भी उन बच्चों को भी इस्तेमाल करते हैं। नतीजा क्या हो रहा है? चुनाव जो शुरुआत में रखे गए थे उसका एक लक्ष्य था कि बच्चों को, युवाओं को आगे चलकर एक अच्छे नागरिक के रूप में अपने दायित्व को निभाने का, शासन प्रशासन को समझने का अवसर मिले, लेकिन उसका दुरुपयोग हो रहा है। वो तो अपने आप को बॉर्न लीडर मान करके और राजनीतिक नेता उनको अपना टूल बना करके सारा काम कर रहे हैं। इसलिए जो स्कूल में और कॉलेजेस में जो पढ़ाई का माहौल होता था, आज वो नहीं है। तो स्कूल और कॉलेज में भी इस बात को अगर हो सके तो इस पर विचार करना चाहिए ऊपर के लेवल पर, कि हम इन्हें राजनीति के हस्तक्षेप से बचाएं। दूसरी बात ये, एक बात और भी है कि उनमें भी संस्कारों का अब कोई कक्षा नहीं है, कोई क्लास नहीं है, संस्कारों की कोई बात नहीं है। तो ये इसके लिए संस्कारों का हम प्रवाह स्कूल से, कॉलेज से और यूनिवर्सिटी से कर सकते हैं, बशर्ते राजनीतिक हस्तक्षेप बच्चों में भी बंद हो और शिक्षकों में भी बंद हो, ये भी कहना चाहूंगी, क्योंकि शिक्षक भी उसी प्रकार से राजनीति से ग्रस्त हो रहे हैं जो सुखद माहौल नहीं दे रहा। और समाज तो है ही, पर समाज में वही के वही प्रतिबिंबित होता है जो स्कूल और कॉलेज से निकलता है। मैम, अभी जिस तरह से देश में कुछ ऐसे मामले सामने आ रहे हैं कि सिर्फ युवा नहीं, अविवाहित नहीं, बल्कि जो मैरिड लोग जो हैं वो भी कुछ इस तरह के कदम उठा रहे हैं। जैसे अभी हाल ही में आपने सुना होगा, देखा भी होगा, टीवी में भी बहुत सारी जगहों पर इसकी चर्चा भी रही है। भिवाड़ी से जो अंजू नाम की महिला है, वो अपने पति और बच्चों को छोड़कर पाकिस्तान चली गई, केवल सोशल मीडिया में फ्रेंडशिप के द्वारा, और वहां जाकर उन्होंने वहां के व्यक्ति से शादी भी कर ली। और फातिमा नीलम जी, तो आपने जो सवाल किया ना जी, उस सवाल का जवाब भी आप ही ने दे दिया एक्चुअली। अंजू ले लीजिए भिवाड़ी की, या सीमा हैदर ले लीजिए, ये इश्यूज मीडिया से इसलिए उछले हैं बहुत ज्यादा क्योंकि दोनों का संबंध पाकिस्तान से पड़ गया है, भारत और पाकिस्तान जी। पाकिस्तान सबसे ज्यादा एक, अगर वो पाकिस्तान से नहीं आई होती और वो पाकिस्तान नहीं गई होती तो शायद ये मुद्दा मीडिया में इतनी तेजी से नहीं उछलता। जैसा आपने कहा, समाज में जो इस समय अवमूल्यन है उसकी वजह से शादीशुदा, अविवाहित भी, शादीशुदा भी, सबके सब इस प्रकार की एक सोच चल गई है, जिस सोच में परिवार अहम नहीं रह गए हैं। व्यक्ति की अपनी महत्वाकांक्षाएं और व्यक्ति की अपनी स्वार्थ की वजह से वो अपने परिवार को भी छोड़ देता है। और ऐसे बहुत से उदाहरण मिलेंगे अगर हम सर्वे करें, जो कि शायद छोड़ करके परिवारों को या तो देश में बस गए, दूसरे देश में, या परदेश में चले गए, लेकिन उन बातों को मीडिया ने कभी उछाला नहीं। ये चूंकि अगर अंजू पाकिस्तान की बजाय अमेरिका चली जाती, सीमा हैदर अगर वहां की बजाय रूस से आ जाती, तो शायद इतनी बात नहीं उछलती मीडिया में। क्योंकि भारत और पाकिस्तान का जो क्रिकेट का मैच होता है, तभी लोग उसके लिए इतने ज्यादा लालायित हो जाते हैं जितना अन्य किसी मैच के लिए नहीं। तो वही है। बाकी मैं इसका समर्थन नहीं कर रही, मैं यही मान के चल रही हूँ कि परिवार में भी इसका अवमूल्यन
पारिवारिक मूल्यों का भी अवमूल्यन हुआ है। ये बहुत ज़्यादा गंभीर स्थिति है। इस पर हमें ये भी विचार करना चाहिए, मीडिया को भी करना चाहिए। वो कौन से कारण हैं कि अंजू पाकिस्तान चली गई अपने बच्चों को और पति को छोड़ करके, जबकि माँ, कहते हैं ना, पुत्र को पुत्र हो सकता है, संतान को संतान हो सकती है, लेकिन माँ नहीं हो सकती, माँ को माता नहीं हो सकती। ऐसा क्या कारण है कि वो कुमाता हो गई? सीमा हैदर भी अपने बच्चों को पाकिस्तान छोड़ करके यहाँ आ गई। ऐसा क्यों है? क्या कारण है? तो इन कारणों पे जाना पड़ेगा। इसका मतलब है अगर वो पाकिस्तान से वो आई है और ये पाकिस्तान गई है, इसका मतलब कहीं ना कहीं पूरे मानव में मानवीय मूल्य, परिवार सब जगह एक से, पारिवारिक मूल्यों में अंतर आया है। विवाह जैसा शब्द जो एक्चुअली कहा जाए तो संबंधों को बांधता है, उनमें भी बिखराव आ रहा है। ये सारा बिखराव बहुत चिंतनीय है और सामाजिक तौर पर इस पर भी विचार और चिंतन होना चाहिए। डॉक्टर कुमकुम कपूर की पहचान एक अनुशासित सिपाही के रूप में भी रही है। आज भी उसी दिशा में आपकी सक्रियता जो है वो बरकरार है। मैम की एज इस वक्त लगभग 78 साल है। 78 पार हो गई, पार हो चुकी है। मैम, हम आपके लंबी उम्र की कामना करते हैं। और मैम, एक चीज़ जानना चाहेंगे, अभी इस मंच के माध्यम से आप युवाओं को क्या संदेश देना चाहेंगे? मैं युवाओं को अपने अनुभवों का एक निचोड़ देना चाहती हूँ जी, क्योंकि हम भी कभी युवा थे। बिल्कुल। आज हम यहाँ बैठे हैं जी। तो हम भी वो सारे के सारे उतार चढ़ाव पार करके इस जगह पर आए। अगर इतने सारे उतार चढ़ाव को पार करके मैं आज आपके समक्ष बैठकर बात कर रही हूँ और आप मुझसे करना चाह रही हैं, तो इसका कारण है कहीं ना कहीं मैंने जीवन के उतार और चढ़ाव को, जीवन में आने वाले संघर्षों को किसी सकारात्मक दृष्टि से सोचा होगा, झेला होगा और उससे कुछ सबक और सीख ली होगी। तो मैं युवाओं से ये कहना चाहती हूँ, कभी रुके नहीं, क्योंकि जिंदगी का नाम रुकना नहीं है। जीवन ठहराव नहीं है, जीवन का मतलब ही है चलना। और जब जीवन चलता है तो फिर दिन रात इधर के सब पार करके निकल जाता है। तो कभी थके नहीं, कभी रुके नहीं, और जीवन में उन उतार चढ़ावों से आने वाली परेशानियों से उसको अवसाद बना करके और उस अवसाद के अंदर जा करके आप अपने आप को खोए नहीं, आप अपनी ताकत को पहचानें, अपने स्वाभिमान को पहचानें और पूरी दृढ़ता के साथ, धैर्य के साथ आने वाली समस्याओं को समझें, विश्लेषण करें, उनसे कुछ सीखें और उनको अपने ऊपर हावी नहीं होने दें। मैम, आप भारत विकास परिषद से जुड़े हुए हैं, इसके अतिरिक्त भी आप किन्हीं संस्थाओं के साथ में जुड़कर अभी भी कुछ काम कर रहे हैं? नीलम जी, मेरी रुचि साहित्यिक तरफ भी है और मैं इस दृष्टि से मैंने राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी हिंदी भाषा से संबंधित जो अधिवेशन और सम्मेलन है उनमें भी मैंने हिस्सा लिया है और मुझे लिखने का भी शौक़ है। तो मैं समय आने पर लिखती भी रहती हूँ और कई दफ़े प्रकाशन भी हुआ है उनका। बाकी तो जीवन में कभी भी रुकना नहीं सीखा, इसलिए निरंतर कहीं ना कहीं गतिमान रहते रहने का नाम है। बिल्कुल, इसे कहीं ना कहीं निरंतर गतिमान रहती हूँ और वही मैं समाज में भी और युवाओं के सामने भी यही कहना चाहती हूँ। डॉक्टर कुमकुम, आप हमारे स्टूडियो में आए और हमारे दर्शकों के साथ अपने इतने सारे अनुभवों को साझा किया, इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मेरी ओर से भी आप सबको धन्यवाद, क्योंकि आपने मुझे रूबरू होने का अवसर दिया। धन्यवाद। तो दोस्तों, आज जिंदगी लाइव में हमारे साथ थी डॉक्टर कुमकुम कपूर। आज के शो में बस इतना ही। अगले शो में ऐसी ही किसी और शख्सियत के साथ हम फिर से हाजिर होंगे कार्यक्रम जिंदगी लाइव में। तो देखना ना भूलें STV न्यूज का खास कार्यक्रम जिंदगी लाइव। तो आज नीलम को दीजिए इजाजत। नमस्कार, देखते रहिए STV न्यूज।